नमस्कार। देश में इस वक्त होली का माहौल है, लेकिन बिहार में चुनावी माहौल है। बिहार के नेता चुनावी रंग में रंगते जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दरभंगा में और वहां पर कई उन्होंने राजनीतिक और चुनावी सवालों का जवाब दिया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के बारे में क्या आकलन उनका है। इस वीडियो में ये भी आप देख पाएंगे कि अमित शाह ने किस तरह से बिहार में एक बड़ा चुनावी दांव फेंकने की ओर इशारा किया है। क्या बीजेपी बिहार में सीता जी के नाम पर एक मंदिर को लेकर अपने अभियान को किसी नए चरम पर लेकर जाएगी? बिहार में चुनावी मुद्दे क्या हैं? बिहार के राजनीतिक दल किस तरह से अपनी चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव जिन मुद्दों पर अभी लोगों के बीच में अपने आप को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन मुद्दों को मथ रहे हैं, वही मुद्दे वो लेकर आगे बढ़ेंगे, या जो उनके सामने नई चुनौती खड़ी होगी तो वो अपने मुद्दे बदल देंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं और सवाल ये भी है कि क्या प्रशांत किशोर कोई बड़ी भूमिका निभाएंगे इस चुनाव में? और देखना ये भी होगा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो अभी भाजपा अपना दांव लगाने को तैयार है, क्या वो आखिर तक अपने इस फैसले के साथ डटी रहेगी? तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक कोचगवे, बिहार के जाने माने पत्रकार, और हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किस तरह से राजनीतिक दांव खेले जा रहे हैं और आखिरकार बिहार की चुनावी तस्वीर क्या है। मैं दीपक जी आपसे कुछ सवाल करूं उससे पहले मैं एक जरा बयान दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि अमित शाह ने एक बयान दिया है कल, और वो अहमदाबाद में एक कार्यक्रम था, बिहार के मैथिल समाज का एक कार्यक्रम था, और मैथिल समाज के कार्यक्रम में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है जरा हम सुन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा की जो है एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। मैं लंबा समय बैठकर आपसे बातचीत भी करना चाहता था, मगर मुझे कोई अनिवार्य कारणों से जल्दी दिल्ली वापस जाना पड़ रहा है। आने में भी थोड़ा लेट हो गया और जाना भी जल्दी है, तो बहुत तो बात नहीं करेंगे, मगर दिल्ली में चुनाव है, अरे बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार। बिहार में डेरा डंडा डालेंगे, और एक और खास बात है कि बिहार में उन्होंने सीता जी के मंदिर का निर्माण का एक तरह से जो एक नया एक मुद्दा रख दिया है। अब बिहार में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से जिस तरह से संतों महंतों का प्रवेश हुआ है, जिस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है बिहार में भाजपा का, उसे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर पूरा यकीन है कि उसका धार्मिक मुद्दा जो है वही सबसे ज्यादा काम करने वाला है। भगत जी, जो बयान अभी अमित शाह जी का आया, देखिए बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बात लगी है या किसी एजेंसी ने उन्हें बताई है कि धर्म वहाँ वहाँ भी थोपिए, धर्म के प्रति वहाँ के लोगों को आस्था है, और आपका जो मंदिर मस्जिद का इशू है वो आगे काम करेगा। आपको लगा जैसे उन्होंने सीता मैया की मंदिर की, तो नीतीश कुमार बहुत काम कर रहे हैं उस पर, उस मंदिर का मिथिलांचल के एरिया में कॉरिडोर बना रहे हैं नीतीश कुमार, जहाँ तक मेरी समझ और मेरी जानकारी है। ठीक है, क्योंकि एनडीए है तो साथ चलेंगे दोनों, वो तो अलग बात है, मगर आपको लगता है कि एकाएक
बीजेपी धार्मिक नब्ज टटोल रही है। वह धार्मिक नब्ज अभी टटोल रही है बिहार में बीजेपी। ये आपको इसलिए बता रहे हैं, जैसे अभी अमित शाह का ये बयान आया, और आपको है कि 2015 में जो रणनीति उन्होंने अपनाई थी, यही मुद्दा था उनका 2015 में, जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे। तो उस समय क्या हाल हुआ था बीजेपी का, नहीं सक्सेसफुल हो पाए थे। उस समय ये रणनीति उनकी शुरू हुई थी, मगर वो सफल नहीं हुई। अब इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ है। कुछ मुद्दे पर जेडीयू को परहेज होगा, कुछ मुद्दे पर इनको परहेज होगा। तो ये मामला देखने लायक होगा कि एकाएक बिहार में आरएसएस प्रमुख आ गए, दीवान 6 दिन की उनकी, बागेश्वर बाबा आ गए, श्री श्री रविशंकर आ गए जी। और सबसे मजेदार बात है कि बांका में द्वारिका पीठाधीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक विवादास्पद बयान भी दिया वहां। और बाबा बागेश्वर बिहार में लगातार कीर्तन सत्संग करने लग गए। एकाएक ये माहौल क्यों बना, और एकाएक माँ सीता मंदिर का मामला आया? तो देखिए, ये धर्म का जो मामला है, मैं जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने भी बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत लंबे समय तक देखा हूँ। बिहार में धर्म का मामला 2015 में फ्लॉप कर गया था बीजेपी का, और धर्म का मामला 2015 में भी चला था। अब जिस तरह से उनके साथ सारे लोग आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एकाएक बिहार में बाढ़ सी क्यों आ गई? और बिहार सबसे अच्छा लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि भाजपा का ये आकलन हो कि उसको ये मुद्दा बिहार में अच्छी ताकत दे सकता है। इस मुद्दे पर वो जो है, विपक्ष ने जो एक जातीय कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, अति पिछड़ों की लड़ाई का जो एक मुद्दा उठा दिया है, आरक्षण का सवाल जिस तरह से तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, तो उनको काटने के लिए उनको ये मुद्दा सूट करता है। ये भी तो एक उनका आकलन हो सकता है, और इसकी वजह से उनको लग रहा है कि वो विपक्ष पर भारी पड़ेंगे इस मुद्दे के साथ। बाकी मुद्दे तो हैं ही। देखिए, जो आपका सवाल सही है। अभी जिस तरह से चुनाव का माहौल बन रहा है बिहार में, जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं, उस मुद्दे में जो जातीय समीकरण है बिहार का, जो जातीय गणना की बात होती है, हर जाति को वो संख्या में बांटती है कि एक जाति इतनी संख्या में है। लेकिन भवेश जी, मैं बता रहा हूँ कि बिहार की टक्कर कुछ अलग है। बिहार में ये मैं मान सकता हूँ कि नीतीश कुमार को लेने के पीछे क्या मकसद था बीजेपी का। नीतीश कुमार नहीं लेते उनको, और ये बीजेपी अपना यही धर्म वाले मामले को लेकर चल पड़ती। देखिए, अभी जिस तरह विपक्ष का रुख है, जिस तरह से अभी विपक्ष में यूनिटी नहीं आ रही है, उसका फायदा उनको मिलेगा दोनों के तरफ से। हो सकता है, देखिए अभी एक नया विवाद उठ रहा है बिहार में। कहा कि होली के दिन, शुक्रवार को होली पड़ा, होली के दिन आप घर में न निकले, इशारा कहीं और था, कलेजे मजबूत करके घर से निकले। तो एक ये मुद्दा भी आ रहा है कि भाई होली के समय में शुक्रवार को होली पड़ता है। तो ये सब बातें अब बिहार में आएगी। परिणाम अभी देखिए हम एसेस नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारी स्थितियां हैं। एसेस में ये लगता है कि महागठबंधन का क्या होगा, क्या कन्हैया कुमार एक नया फोर्स खोल देंगे, प्रशांत किशोर एक नया फोर्स खोल रहे हैं, इधर और लोग फोर्स खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये महागठबंधन को तो सकते में लाएगा ना। तो उस सबको देखते हुए, इस माहौल को देखते हुए एकाएक ये बात जरूर है कि भाजपा अब की पूरे तरीके से राम मंदिर की भी बात करेगा। और वहां कुंभ बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में कुंभ का भी असर लेना चाहेंगे कि भैया हमने कुंभ बहुत सक्सेसफुली कराया,
और बिहार के इतने लोग वहाँ गए, कुंभ का एक अलग हमने इंतजाम किया, ये कुंभ का भी मामला होगा, ये गुरुचार्य जो लोग आ रहे हैं उनका भी मामला, वो पूरी तरह से उसको हिंदुत्व में, हिंदू वोट को इकट्ठा करने तो में। एक तरफ हिंदुत्व के आधार पर जो है वो वोटों को एकत्रित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव हैं लगातार वो यात्राएं शुरू कर चुके हैं। मैं देख रहा हूं कि वो महिलाओं के बीच में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, महिला शक्ति को जगा रहे हैं, महिलाओं को जो है, जो बाकी राज्यों में जिस तरह से 2,000-2,500 रुपए जो है एक मासिक जो है उनको सहायता देने की बात हो रही है, वो अभी से कमिटमेंट कर रहे हैं, नौजवानों को जो है नौकरी का वादा कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जो है ये कितना भारी पड़ेंगे तेजस्वी यादव का जो मुद्दा है नौजवानों से जुड़ा हुआ, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ, ये मुद्दे आपको लगता है कितनी गंभीरता से बिहार ले रहा है और लेगा? देखिए, जहाँ तक नौकरी का, रोजगार का मामला है, जो तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था, वो मुद्दा उस समय बहुत ही टटका था, जिसको कहते थे, वो मुद्दा उनके चेन में फंस गया था कि हाँ अब इस मुद्दे को लेकर चलेंगे, और वो मुद्दे में उन्होंने कुछ किया भी था। और जब सरकार बनी थी उनके साथ तो उन्होंने प्रेशर दिया था मुख्यमंत्री को, जैसा लोग समझते हैं, तो कुछ रोजगार मिला था। मगर इस चुनाव में रोजगार एक मुद्दा बहुत पिन करने वाला नहीं होगा तेजस्वी यादव पर, क्योंकि आप देखिएगा कि रोजगार जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है। कल ही आपने देखा होगा गांधी मैदान में 50,000 लोगों को रोजगार दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। शिक्षकों की भर्ती के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। तो कहीं ना कहीं रोजगार के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति कुछ युवाओं को इस बात का विश्वास है कि तेजस्वी नहीं होते तो ये मामला नहीं आता, और तेजस्वी जो कहते हैं वो कर देते, ये मसला बैठा हुआ है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा अपनी पूरी टीम उतारेगी। देखिए, बाबा बागेश्वर आए, मनोज तिवारी पहले आ गए, और मनोज तिवारी ने बताया वो मनीष कश्यप के टीवी ऑफिस का उद्घाटन करने का बहाना था। आज वहाँ बागेश्वर बाबा कह रहे हैं बिहार हमको सबसे अच्छा लगता है, बोलते हैं खुलेआम, बिहार के नौजवान बहुत अच्छे लगते हैं। और वहाँ भागलपुर में श्री रविशंकर जी के आसपास कौन दिख रहे हैं, बगल में अश्वनी चौबे, इधर शाहनवाज, और पीछे में पूरी भाजपा की टीम। वहां पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाजपा इसको स्पॉन्सर कर रही है, इस प्रोग्राम को, या प्रेरित कर रही है, और भाजपा के पक्ष में ये जाने वाला दिखता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये जो अभी प्रशांत किशोर जो एक और कोण आ गया है बिहार के चुनाव में, प्रशांत किशोर, अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। मैं चाहता हूं कि आपसे सवाल करने से पहले प्रशांत किशोर का वो बयान ही सुनवा दूं। वो आधे घंटे से ज्यादा समय का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है उसको मैं चाह रहा हूँ कि दर्शकों के लिए पेश करूँ, और फिर उसके बाद प्रशांत किशोर की भूमिका किस तरह से बन रही है बिहार में, प्रशांत किशोर किस तरह से उनकी राजनीति जो है बाकी दलों के चुनावी प्रोस्पेक्ट पर को प्रभावित करेगी, ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हम सी वोटर या किसी भी सर्वे एजेंसी के नंबर पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। 2-2.5 साल से हम बिहार में घूम रहे हैं, और थोड़ी बहुत सर्वे और नंबर की जानकारी मुझे भी ये समझ है। वो सी वोटर का नंबर है, वो स्वतंत्र है, उनका स्वागत है जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं। आप आने वाले 3-4 महीने में देखिए किसका नंबर कहाँ रुकता है। अभी जिस दरभंगा में आप हैं, यहाँ पर पहले राजद का गढ़ हुआ करता था, अब जो है कई सालों से जो है भाजपा यहाँ गढ़ बनाएगी, आपने उसको कहते हैं लोकप्रिय विधायक है यहाँ। ज्यादातर शहरी क्षेत्र में लालू जी के जंगल राज के बाद से शहरी क्षेत्रों में भाजपा के विधायक इसलिए जीतते रहे हैं कि लोग लालू जी के पार्टी को वापस नहीं वोट देना चाहते हैं। दरभंगा में जो स्थिति है, ऐसा कई जगहों पर स्थिति ऐसी है जहां लोग विधायक से बहुत नाराज हैं, लेकिन किसी भी हालत में वो राजद को वोट नहीं दे सकते हैं, राजद का जंगल राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए भाजपा के विधायक जीत रहे हैं। जैसे ही जनसुराज अभी आएगा, आप देखिएगा सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस जनसुराज में होगा, खासकर शहरी क्षेत्रों में, बिना किसी लाग लपेट के
दरभंगा शहर में सीधी लड़ाई जनसुराज और भाजपा में होगी और निश्चित तौर पर भाजपा को यहाँ हारना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने दिन से यहाँ पर रहे हैं, इतने दिन से रहे हैं और जनता एकदम त्रस्त है आपके यहाँ विधायक से। एक चीज आपको बता दें कि भाजपा जो है बिहार में इनसे ज्यादा कायर, इनसे ज्यादा डरपोक, इनके जैसा नेतृत्व विहीन कहीं भाजपा का यूनिट पूरा देश में नहीं होगा। इनको कोई, आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं सी वोटर वाला, उसमें देख लीजिए कि भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को कई % वोट आया है। तो फिर तेजस्वी क्यों कहते हैं कि आप भाजपा के बी टीम? अब तेजस्वी को भैया मुफ्त में मुसलमानों का वोट लेने का आदत लगा है। नहीं, आप सुन तो आ तो रहे उसी पर। आपको मुफ्त में वोट आदत लगा है कि मुसलमानों को डराओ कि भैया हमको न दोगे तो भाजपा आ जाएगी, तो बेचारा मुसलमान मजबूरी में वोट दे देता है। अब उनको दिख रहा है कि जितना सब राजनीतिक बंधुआ मजदूर था, जो हमारे लालटेन में किरासन तेल बन के जल रहा था, उसको एक दूसरा रास्ता दिख गया जो इससे बेहतर रास्ता है, जिसका नाम है जनसुराज। तो लालटेन से किरासन तेल निकलेगा तो लालटेन तो फकफकाएगा ही ना भाई, फकफका के फिर थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव की जो लालटेन है, जिस दिन मुसलमान उस लालटेन से निकल गए, किरासन तेल निकल गया, उस दिन उसका बूझना तय है। इसलिए वो घबरा रहे हैं और घबराहट में कुछ बोल रहे हैं। दीपक जी, दो बातें हैं। एक तो प्रशांत किशोर जो आखिर में कह रहे हैं, वो इशारा ये कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जो मुस्लिम वोट है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव की ताकत एक दिखाई देती थी चुनाव में, 2020 के चुनाव में उनका जो नौजवानों के प्रति जो उनका एक आग्रह था कि हम सब के लिए हम नौकरी रोजगार देंगे, उसको लेकर उनको बड़ी बड़ी कामयाबी मिली। देखा जाए तो एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे, वहां पर सबसे ज्यादा मतलब सीट लाने वाली वो भी पार्टी बनी, लेकिन वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर ये एक इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनसे खिसक सकता है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी के मुस्लिम वोट में बड़ी सेंध लगाने जा रहे हैं? और ऐसा सवाल इसलिए भी बार बार पूछा जा रहा है बिहार में, क्योंकि 40% सीटों, ऐसा 40% सीटों पर वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने की बात कर रहे हैं। और वो तो ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इतनी सीटें आरजेडी अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है तो वो उसके खिलाफ में कोई कैंडिडेट अपना नहीं उतारेंगे। ये भी वो अपने जो उनका सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात कह चुके थे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो मुस्लिम वोटरों वाला जो है फैक्टर है, बिहार में इस बार कुछ बदलाव है? देखिए भवेश जी, दो चीज हमने सुना। एक तो उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में आरजेडी नहीं आएगी, हमारा और बीजेपी के बीच टक्कर होगा। देखिए, शहरी क्षेत्र तो बीजेपी का है और शुरू से आरजेडी शहरी क्षेत्रों में कमजोर पड़ती दिखी है। इसमें जब से चुनाव का ये हुआ तो अर्बन वोटर्स का जो मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी बीजेपी के पक्ष में ही रहता है, चाहे वो पटना हो, चाहे वो कोई अन्य शहर हो। आपने देखा अभी लोकसभा के चुनाव में, आपने देखा कि कुछ जैसे पटना, पाटलिपुत्र, वो भी शहरी क्षेत्र, उसमें आरजेडी ने जीत दर्ज की। मगर मोस्टली आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का कैडर बड़ा मजबूत होता है। तो अगर ये लड़ते हैं शहरी क्षेत्र में, और ये किसका वोट काटेंगे? ये वोट काटेंगे मैक्सिमम कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे अपर कास्ट के लोग हैं, हमारे मुस्लिम है। आप ये देखिएगा कि किसका वोट काटेंगे, तो बीजेपी का वोट काटेंगे ना। आरजेडी को तो शहर में बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता है आरजेडी शहर में। तो ये एक पक्ष उनका ये दिखता है। दूसरा पक्ष जो दिखता है मुस्लिम वाला, यह प्रयोग उन्होंने उपचुनाव में किया था और उपचुनाव में इनको सफलता नहीं मिली, मगर एक तगमा लग गया कि इनकी वजह से एनडीए ने 3 सीट जीत लिया। जहानाबाद में जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया और मुस्लिम कैंडिडेट को वोट मिला, वो वो वोट काट लिया बीजेपी का। इधर मनोरमा देवी जो थी, यादव का वोट उन्होंने वो भी काटा। तो मिला जुला के जेडीयू जीत गई 35 सालों के बाद। तो ये तोहमत किसके दिमाग पे लग गई? इससे ये लग गया कि प्रशांत किशोर ने तो वोट काट लिया वाला बात आ गई इनके पीछे। मगर मुस्लिम गया था कि हमारी रक्षा करने के लिए एक पार्टी आएगा तो हम देखेंगे क्या होगा। मगर जब आप हार गए और वहां बीजेपी की जीत हो गई, मुस्लिम अब अपने वोट को वेस्ट नहीं करेगा। ये भी मैं एक अनुभव से बात कर रहा हूँ। मुस्लिम कहेगा
कि तो प्रशांत आप किशोर ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिमों का समर्थन प्रशांत किशोर को बड़ा मतलब क्लियर नहीं है कि नहीं, मुसलमान क्या रुख लेंगे, और जी, मुसलमान वही रुख लेंगे जो कहा जाता है कि मुस्लिम वोट उधर जाता है जिधर वो भाजपा को हराने वाले लोग खड़े जी, होते हैं। जी, जी, तो इस वजह से प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटों का जो है, जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के मुस्लिम वोटों को वो काट लेंगे या उनकी तरफ मुड़ जाएंगे, वो लालटेन में से कह रहे हैं कि तेल रिस रहा है, निकल रहा है और इसीलिए तेजस्वी छटपटा रहे हैं। तो आपका कहना है कि वो मुस्लिम वोट जो है अभी उतना संकट में नहीं है, मतलब वो इस दुविधा में नहीं है, वो आरजेडी उसको एक मात्र सहारा दिखाई। लेकिन एक बात और है कि अगर नीतीश की ताकत बनी रहती है, नीतीश का चेहरा जिस तरह से जेडीयू में अभी तक ऐसा लग रहा था कि नीतीश को पीछे कर दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने भी एक तरह से नीतीश के पीछे ही खड़े होने का फैसला किया है। ऐसी परिस्थिति में अगर नीतीश सामने रहते हैं एनडीए की ओर से मजबूती से, अभी तक जो स्थिति है, अभी तक जो साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा जो है अपनी ओर से कोई ऐसी दावेदारी पेश नहीं कर रही है, नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में तो मुस्लिमों के सामने और दुविधा बढ़ेगी कि वो जेडीयू की ओर जाए या आरजेडी की ओर जाए। तो मुसलमानों की दुविधा अगर बढ़ेगी तो बिहार में जो है रिजल्ट का क्या होगा, मतलब कैसे आप इसको बदलता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार जिस तरह से मुसलमानों के पक्षधर रहे, नीतीश कुमार ने काम भी किया मुस्लिमों के लिए। आपने देखा कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, फिर हज भवन का ये हुआ, और भागलपुर दंगा में जो भी बातें उनसे मुस्लिमों को उन्होंने राहत दिलाई और मुजरिमों को पकड़वाया। तो ये सारी बातें कुछ इंटेलेक्चुअल मुस्लिम, जैसे पसमादा की भी बात करेंगे तो मैं बाद में करूँगा, तो कुछ कुछ मुस्लिम नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पसंद करते हैं। और अभी जिस तरह से बीजेपी के एजेंडे को वो चलने दे रहे हैं, उससे मुस्लिमों में मरमरिंग है। क्योंकि जैसे मान लीजिए वक्फ बोर्ड का मामला, उसमें चुप्पी, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जैसे अभी बिहार में बीजेपी का एमएलए कह रहा है कि शुक्रवार को आप ना निकले, यानी मुस्लिम को आप एक दिन नमाज पढ़ते हैं, हमारे साल में एक बार पर्व आता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में ये कहा जा रहा है कि आप घरों से न निकले। इस पर नीतीश कुमार की चुप्पी है, बहुत सारे ऐसी बातों पर चुप्पी है। तो मुस्लिम कहीं ना कहीं एक ठौर चाहता है कि मेरा एक ठौर है, जो ठौर उसको आरजेडी में हमेशा मिलता है। लोग कहते हैं कि आरजेडी उनको यूज करती है, मगर कहीं ना कहीं उस विनिंग पार्टी को देना चाहती है जो टकराएगा बीजेपी से। और अभी ये बात सच में है कि बीजेपी की असली लड़ाई आरजेडी से है, चाहे उनके परसेंटेज के हिसाब से हो, चाहे उनको, तो ये डर भी आरजेडी से उनको है। और आरजेडी भी जानती है कि उनकी टकराहट बीजेपी से, ये दो पार्टी की बात है, कांग्रेस बीच में आ रही। तो मैं ये कहता हूँ कि एक प्रयोग हुआ था, एक प्रयोग मुस्लिमों ने 4 विधानसभा में किया था, जो बेलागंज में हुआ था, इमामगंज में हुआ था, तरारी में हुआ था, और एक और तरारी, और एक 4 जगहों पर हुआ था। 4 जगहों पर प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार खड़ा किया था, मगर मुस्लिम को वो चीज़ नहीं मिला, वो स्ट्राइक नहीं मिल पाया जो स्ट्राइक वो तलाश कर रहे थे। उस स्ट्राइक में सीधे वो जो स्ट्राइकर है वो पॉकेट में घुस गया और फाइन हो गया। इसका मतलब है कि वो चारों सीट एनडीए जीत ली। तो इसको बड़ा गंभीरता से देखना होगा कि भैया एनडीए के को जिताने के लिए, देखिए अब ओबीसी का भी इंट्रेंस होगा सीमांचल में, अब ओबीसी भी चाहेंगे। तो सीमांचल में अगर जिस तरह से घुसपैठ है, जिस तरह से कांग्रेस ने 2 सीट वहां जीती, ओबीसी ने वहां से आदमी अपना खड़ा भी किया था, मगर उनको सफलता नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर्स भी अभी दुविधा में हैं। और मगर उनका ये कहना है कि अगर वो जीतेंगे, हाँ, अगर वो जो जीतेगा उन्हीं के साथ जाएंगे। प्रशांत किशोर भले 40 में खड़ा कर दें, तो अगर इस बिहार के चुनाव में कुछ दूसरा चीज दिखेगा, ये मैं समझता हूँ। और नीतीश कुमार अभी भी उस फोर्स में है। नीतीश कुमार को इधर से बार बार कह कि भाई नीतीश कुमार का ठीक है, कुछ एक्टिविटीज खराब हो गई, जो दुख भी पहुंचाता है एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री को, जैसे रविशंकर के साथ वो किए, आर.के. सिन्हा के साथ वो किए। तो ये करने से उनका जो पिच खराब किया जा रहा है, वो पिच खराब भी हो रहा है।
शायद हो सकता है उनका पीछ आसपास के जो उनके लोग वही खराब करना चाहते हैं, ये सारी बातें। मगर नीतीश कुमार का जिस तरह का वोट बैंक है वो अभी भी है। जी, बिल्कुल नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो है, लेकिन 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से नीतीश कुमार एक तरह से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक ऐसा दांव फेंका था जिससे नीतीश कुमार पस्त हो गए थे और बहुत उनकी सीटें घट गई थी। अभी वाली जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से को मैंने दिखाया प्रशांत किशोर के, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर एक ये भी दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार चुनाव तो लड़ेंगे बीजेपी के साथ, लेकिन आगे चुनाव उसके बीजेपी के साथ बने रहेंगे इसकी गारंटी अभी भी नहीं है। वो जो कह रहे थे उसका आशय यही है। तो खैर अभी तो राजनीति बिहार में अपने चरम पे है और चुनाव इसमें है जैसे कि जैसे वो नजदीक आएंगे। देखो, जी प्रशांत किशोर ने कहा कि वो रहेंगे कि नहीं, उन्हें रहने देगा कि नहीं, ये सवाल है। बीजेपी उन्हें रहने देगी, ये सवाल है। रहेंगे की बात तो अलग है। और बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार को इतना ही सीट आए कि वो फिर आरजेडी की तरफ हाथ न बढ़ा दें। वो भी चाहेगी बीजेपी, अपना सीट बढ़ा के उनका सीट घटाना चाहेगी। और घटाने में लोग कहते हैं, घटाने के बारे में लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर भी भूमिका निभाएंगे। जी, तो बिल्कुल बहुत ही अहम चुनाव है इस बार जो बिहार का चुनाव है। कई दांव पेच हैं जो अभी सामने आएंगे। अभी पूरी तरह से दांव पेच सामने नहीं आए हैं और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो व्यक्तित्व हैं वो वहाँ निकल कर आएंगे। अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से होली के रंग में बिहार में चुनावी रंग घुल रहा है, उससे साफ लग रहा है कि बिहार जो है अब चुनावी राह पर निकल चुका है। और इस चुनावी राह पर कब क्या कैसी परिस्थितियां बनेंगी, कौन आगे रहेगा, कौन पिछड़ जाएगा, कौन किसको पीछे करके फिर वो आगे आ जाएगा, अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो बिहार पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे और देखते समझते रहेंगे कि क्या मुद्दे जो है बिहार में सरकार बनाने की संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे कौन से दल किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और बिहार के बारे में कौन सोच रहा है और बिहार खुद अपने बारे में क्या फैसला कर रहा है, कैसे किन दलों की ओर उसका रुझान दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब हमने पिछली बार बात की थी उसके बाद से कई चीजें अभी भी बदल गई हैं। बीच में एक सी वोटर का सर्वे भी आया था, उस सर्वे में ये बताया गया कि तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब उनको एक पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, दूसरी तरफ दल के आधार पर उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो क्या होने वाला है, बहुत कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। बिहार पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ हम फिर मिलेंगे। और हम अपने दर्शकों से आखिर में यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।